Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो देखो, हम पैडागोजी तो कर ही रहे हैं, उसमें हमारा यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट हो गया है. कॉग्निटिविज्म और थोड़ी सी थ्योरीज कंस्ट्रक्टिविज्म की रह गई हैं और थोड़े से एक दो टॉपिक यूनिट प्लान लेसन प्लान बचे हैं. अब हमने ईवीएस का याद करो 3rd 4th 5th की कंप्लीट कर ली है. अब हम क्या करेंगे, जैसे 6 से लेके 12th तक की भी थोड़े बहुत आ रहे हैं ना, तो हम जैसे हमने पैडागोजी में पीछे से शुरू किया था, तो इसमें भी हम पीछे से ही शुरू करेंगे. हम सबसे पहले कौन सा करेंगे, देखो आज आपको ये थंबनेल पे पीछे दिख ही रहा है, थिंग्स वी मे कैन डू. तो हम इसमें क्या करेंगे, थिंग्स मतलब जो हम करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम क्लोथिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, हम बेसिकली इसमें यही सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो करते हैं शुरू. एंड सबसे पहले हम पीछे से शुरू करें, थिंग्स वी मेक एंड डू, फिर हम शेल्टर करेंगे, फूड करेंगे, प्लांट करेंगे, ऐसे चलते चलते चलेंगे. और हम कंप्लीट एक एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे एक एक यूनिट उठाएंगे. जैसे थिंग्स वी मेक एंड डू उठाए आज, अब चाहे इसमें आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, या फिर आगे की वीडियोस बड़ी बड़ी होंगी चाहे उनमें 3 घंटे लगे, लेकिन हम एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड इफ़ यू लाइक दी वीडियो, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना. और अगर वीडियोस कैसे लग रही हैं तो रिव्यूज़ भी लिखना. अब कुछ ही दिन बचे हैं और आपके एडमिट कार्ड तो आ गए हैं प्रिंसिपल एग्ज़ाम के, तो मतलब आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा. तो चलिए शुरू करते हैं, ईवीएस को फटाफट वाइंड अप करते हैं. और आज ही आपको एक पैडागोजी वाली वीडियो भी देखने को मिलेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो, थिंग्स वी मेक एंड डू मतलब सबसे पहले हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग कहाँ की फेमस है. अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आपने जब ईवीएस में पढ़ी होंगी तो आपने एक तो कौन सी पढ़ी थी, एक आपने पढ़ी थी मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, बिहार की फेमस है, राइट. एक आपने पढ़ी थी कलमकरी, कलमकरी पढ़ी थी ना, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है. मधुबनी में इसी तरीके से कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ तो आपकी ईवीएस की बुक्स की हैं, कुछ एक दो और उठाई हुई हैं. ये है चित्रकाठी पेंटिंग. चित्रकाठी पेंटिंग ये आपको इसमें थोड़े बहुत निमोनिक्स भी मिल जाएंगे कि चीज़ों को कैसे कैसे याद रखना है. ठीक है, चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र की है. देखो भाई, मैंने कैसे याद किया था, महाराष्ट्र, और मैंने यहाँ से ना ये वर्ड काठी उठा लिया था. काठी और महाराष्ट्र ना बहुत थोड़ा थोड़ा सेम सेम सा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, बस लगता है. तो काठी से आप लोग क्या ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र ध्यान रखोगे. ये करते क्या, ये जैसे जो अगर मैं यहाँ पे मधुबनी की पेंटिंग की बात करूँ, मधुबनी पेंटिंग आपके नेचर के बारे में बताती है. तो जो चित्रकाठी पेंटिंग है ये भी स्टोरीज के बारे में बताती है. ठीक है, और इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, कलमकरी, कलमकरी पेंटिंग कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है. अभी कलमकरी कैसे याद रखोगे, मैंने ना यहाँ से कलाम उठाया. जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, आई नो कि जो कलाम थे कहाँ से थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी ये थे हमारे तमिलनाडु से थे, रामेश्वरम से थे. लेकिन मैंने कैसे याद रखा कि साउथ क्या है, तो साउथ में आंध्रा मैंने याद रख लिया. अब आप लोगों को जैसे याद रखना वो आप लोगों की चॉइस है. ठीक है, कलमकरी पेंटिंग आप लोगों को पता है किस पे होती है, क्लोथ पे होती है. आंध्र प्रदेश में एक और पेंटिंग है ना, कौन सी, पोचमपल्ली, याद करो, उसी में ईवीएस में ही पढ़ा था, कलमकरी और पोचमपल्ली. मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ की फेमस है, बिहार की है भाई, ये तो याद ही रहेगी. मधुबनी पेंटिंग नेचर के बारे में बताती है, चावल के पेस्ट को नेचुरल कलर, इंडिगो फ्लावर्स. मतलब इसमें क्या होता है मधुबनी पेंटिंग में, अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने वो वाली वीडियोस, अगर अभी तक जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल में या फिर ये ईवीएस की प्लेलिस्ट में ही विजिट कर सकते हो, आपको सारी मिल जाएंगी वहाँ पे. ठीक है, तो चावल के पेस्ट को नेचुरल कलर्स, इंडिगो, कैसे बनती है मधुबनी पेंटिंग, जो चावल होते हैं ना, चावल को पीस के उसका पेस्ट बना लेते हैं और उसके पेस्ट में नेचुरल कलर्स को मिलाया जाता है, फिर उससे यूज़ किया जाता है. नेचर मतलब फ्लावर्स के बारे में बताएगी, ह्यूमन बींग्स के बारे में बताएगी, जितनी भी आपकी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मधुबनी पेंटिंग उसके बारे में बताएगी. नेचुरल कलर जैसे इंडिगो के यूज़ कर लेंगे, फ्लावर्स के यूज़ कर लेंगे, जैसे अलग अलग कलर, इंडिगो का कलर कैसा होता है, नीला होता है, तो इस तरीके से नेचुरल कलर से ये पेंटिंग बनती है. उसके बाद है पत्ता पेंटिंग, पाता पेंटिंग है पत्ता पेंटिंग. देखो भाई, मैंने ये कैसे याद किया है, इसमें जो नेचुरल कलर है, इसमें भी ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनमें सब में नेचुरल कलर यूज होंगे. इसका नेचुरल कलर कौन सा होगा, मिनरल्स का या वेजिटेबल्स का. मैंने कैसे याद रखा है, देखो, पत्ते, पहले के जमाने में लोग पत्ते पहनते थे ना,
यहाँ पे किसी भी रिलीजन को, किसी के भी स्टेट को कुछ नहीं कर रही हूँ, बस याद रखने की ट्रिक्स है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने शरीर को पत्तों से ढकते थे, और पत्ते किस पे होते हैं, वेजिटेबल्स पे पत्ते होते हैं ना। और अगर हम आज की बात करें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आदिवासी लोग बोलते हैं। और आदिवासी जो लोग होते हैं किस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये उड़ीसा वाले, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस वाले रीजन में पाए जाते हैं, राइट। तो मैंने इस तरीके से याद रखा है कि जो पत्ता पेंटिंग है कहाँ की फेमस है, उड़ीसा की फेमस है। और किस पे करी जाती है, कपड़ों पे करी जाती है। और कौन से पत्ते होते हैं, ये हमारे वेजिटेबल्स वगैरह के, मतलब जो जो उसमें नेचुरल कलर यूज़ होता है वो किससे, जैसे वेजिटेबल से उठा लिया, फिर किसी से भी उठा लिया, नेचुरल कलर बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है फाड़ पेंटिंग। फाड़ पेंटिंग ये राजस्थान की है और क्लोथ पे करी जाती है, ठीक है। बेसिकली ये फाड़ है, तो मैंने इसको कैसे याद किया, पहाड़। मैं तो नॉर्थ इंडिया की हूँ, तो मेरे को ये ट्रिक याद रखना ही बहुत इजी रहा कि फाड़ जो पेंटिंग है वो राजस्थान की है और बेसिकली क्लोथ्स पे करी जाती है। जितनी भी मोस्टली है सारे क्लोथ्स पे करी जाती है। अभी आपने ऊपर आंध्रा वाली पढ़ी कलमकरी, ये भी क्लोथ पे है। उससे पहले आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि उड़ीसा की कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे, पत्ता पेंटिंग, और ये भी क्लोथ्स पे करी जाती है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो है नेचर के बारे में बताती है, जो स्टोरी को डिपिक्ट करती है, वो कौन सी पेंटिंग है, महाराष्ट्र की काठी पेंटिंग है, ठीक है। ये वाली थी ना सबसे स्टार्टिंग में ही, चित्रकाठी। चित्र वर्णन होता है ना, कैसे याद रख सकते हो, चित्र वर्णन होता है। चित्र वर्णन क्या करता है, किसी स्टोरी के बारे में ही तो बताता है कि चित्र को वर्णन, इस चित्र के बारे में बताओ। तो इस तरीके से चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। याद हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट, जैसे ये जो पुराने ज़माने से आर्ट्स चले आ रहे हैं उसके बारे में बात करिए। पाशमीना शॉल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कहाँ की फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर की। पाशमीना शॉल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपसे पूछे तो पाशमीना शॉल कैसे बनती है, हैंड वीविंग है, किसी भी तरीके का इसमें मशीन्स का इस्तेमाल नहीं होता। 250 घंटे की बहुत ही मेहनत के बाद इसे बनाया जाता है। कितनी गर्म होती है, 6 गुना गर्म होती है। मतलब आपने 6 स्वेटर पहनी है, एक पाशमीना शॉल उसके बराबर है। अगर हम बात करें कि ये कैसी होती है, थिन होती है, किससे मिलती है, गोट के फर से मिलती है। और जो गोट के फर होते हैं बहुत कैसे होते हैं, वो बहुत पतले होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, इसलिए ही तो ये हैंड वेविंग है पूरी। उसके बाद चिकन करी। चिकन करी लखनऊ की फेमस है, ये तो याद रहेगी। मूगा सिल्क, ये कहाँ की फेमस है, असम की। कैसे याद रखोगे, असम, बस इसे याद रखने ना, असम का मूगा सिल्क है, ठीक है। उसके बाद है हमारी क्या ये जामदनी। जामदनी कहाँ की फेमस है, वेस्ट बंगाल की। पटोला कहाँ की है, गुजरात की। और बंदना कहाँ की है, राजस्थान एंड गुजरात के। मैंने कैसे याद रखा है, बंदना देखो राजस्थान में क्या बोलते हैं, बींदनी, बींदनी बोलते हैं ना, तो उसी से मैंने ये ट्रिक बनाई है, बांदना, बंदना जो भी है। राजस्थान और गुजरात की क्या फेमस है, बांदना। अगर हम इत्र और परफ्यूम, आपको पता है इत्र और परफ्यूम तो यूपी के, ये आप लोगों के उसमें भी है, एनसीईआरटी में भी है। कहाँ के फेमस है, कन्नौज के, ठीक है। पोचमपल्ली अभी बताया, आंध्र प्रदेश की। शॉल कहाँ की, कुल्लू मनाली वगैरह की। और जामदनी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को याद रहोगे। पाशमीना शॉल के बारे में देख लीजिए, 6 टाइम्स ज़्यादा गर्म होती है, थिन होती है, 250 आर की वेविंग होती है, और गोट के फर से यूज़ होकर बनती है। और गोट के फर कैसे होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। भाई मेरी बात को ना तुम लोग ध्यान से सुनो, कान लगा के। जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, इसमें मैंने बेसिकली आप इसमें थोड़ा बहुत मैंने एनसीईआरटी का कंटेंट उठाया है, ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं का। अगर आप लोगों को खुद से पढ़ना है तो मैं बता देती हूँ, मैंने जो इसमें कंटेंट यूज़ किया है 6th 7th 8th का भी आप आगे पढ़ोगे। जो आपके फाइबर वाला चैप्टर है ना, बेसिकली आपको ये चैप्टर 3, तीनों में ही चैप्टर 3 में है फाइबर से रिलेटेड, कि फाइबर कैसे बनता है, आपके 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं। और थोड़ा बहुत आपकी एनसीईआरटी की बुक से उससे उठाया है, एनसीईआरटी की क्लास 3 4 और 5 से, और थोड़ा बहुत मैंने गूगल से लिया है। तो ये सारा यूज़ करके मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। ये नहीं कह सकते कि हम कि इनफ है, क्योंकि इनफ तो देखो कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये बहुत कुछ ही है। ये सोच लो कि ये सारा है, ये कंप्लीट है। मैं ये तो नहीं कहूँगी, कंप्लीट कोई भी चीज़ नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये बहुत कुछ है,
अगर आप लोग ये पढ़ते हो ना तो आप लोग, हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी कुछ कवर कर देगा। 3, 4, 5 से तो यहाँ से सारे कंटेंट उठे हुए हैं, क्योंकि जैसे कहाँ पे कौन कौन से ड्रेसेस पहनी जाती है ये लिखा हुआ है, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं वो लिखा हुआ है। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने इतना आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। अगर हाँ आप ये बोलोगे कि ये कंप्लीट है, तो मैं नहीं कह सकती कि भाई ये कंप्लीट है। हो सके तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए यहाँ से, हो सके कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। कुछ आपकी किस्मत की बात है और कुछ आपकी मेहनत की बात है। ठीक है, समझ गए। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार प्लीज़। चलो शुरू करते हैं। देखो कि अब कहाँ के लोग कहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं। आपने जो असम है और केरला है, ये आपकी 3rd और 4th की बुक में ही है। असम के लोग की ड्रेसेस का नाम क्या है जो वहाँ की फीमेल्स पहनती है? मुंडुम नेरियाथुम। भाई ये तो मेरे को ना ऐसे ही याद हो गया था कि केरला के नाम ऐसे ही पीछे लगता है, तो ये केरला से ही होगा क्या, मुंडुम नेरियाथम। और उसके बाद असम के लोग मेखला चादर पहनते हैं। ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था? असम के लोग मेखला चादर पहनते हैं जब उनके यहाँ वहाँ पे बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। याद है ना, जब चावल की कटाई होती है उस टाइम पे ये वहाँ की लेडीज़ पहनती है मेखला चादर, जो वो आग के सामने चारों तरफ नाच के करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। अगर आपसे पूछे कि फीरन कहाँ पे पहना जाता है? कश्मीर में पहना जाता है। देखो जैसे सूट सलवार हो गया और प्लाजो वगैरह हो गया, ये कहाँ पे पहने जाते हैं? नॉर्थ इंडिया में पहने जाते हैं। पटियाला सूट सलवार कहाँ पहने जाते हैं? पंजाब में पहने जाते हैं। अगर आपसे पूछें कि धोती कहाँ पहनी जाती है, तो राजस्थान या गुजरात में पहनी जाती है। जो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद मेल में अगर आपसे पूछे कि दस्तर कहाँ पे पहना जाता है, तो पंजाब में पहना जाता है, ठीक है। साफा, साफा कहाँ पे बांधते हैं? सर पे बांधते हैं। वो जो पगड़ी टाइप होती है, पगड़ी बोले या साफा बोले, तो कहाँ पे पहनते हैं? राजस्थान में पहनते हैं। और अगर हम बात करें फेटा की, फेटा कहाँ पे पहना जाता है? महाराष्ट्र या मैसूर में पहना जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक बार फटाफट देख लो। सबसे पहले हमने किसकी बात करी? पेंटिंग की बात करी। पेंटिंग मैंने आप लोगों को सारी बताई कि उड़ीसा, उड़ीसा है, उड़ीसा आपका थोड़ा सा आदिवासी वाला रीजन हो गया, तो वहाँ की पेंटिंग कौन सी थी? पत्ता पेंटिंग। वेजिटेबल के नेचुरल कलर से यूज़ करके बनती है। मधुबनी आप लोगों को पता है, कलमकरी आप लोगों को पता है। एक पहाड़ पेंटिंग थी राजस्थान की, और एक आप लोगों की कौन सी थी? चित्रकाठी, ये भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। किसके बारे में बता रही है? स्टोरी के बारे में बता रही है। उसके बाद आपने क्या देखी? ट्रेडिशनल आर्ट देखी। पश्मीना शॉल आपको पता है कहाँ की फेमस है? कश्मीर की फेमस है। उसके बाद आप लोगों को पता है क्या कि शॉल्स वगैरह कुल्लू मनाली की हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें जामदनी जामदनी आर्ट है, वो कहाँ का फेमस है? वेस्ट बंगाल का। जामदनी, जामदनी पता नहीं मेरे को ये दिमाग में बैठ गया, जामदनी, जाम वर्ड से मैंने कुछ ऐसे याद रख लिया कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या है? और एक मिनट, ठीक है। इत्र परफ्यूम पूछेंगे तो कहाँ की फेमस है? इत्र कन्नौज की फेमस है। अगर आप लोगों से पूछें कि बांदना, तो बांदना कैसे याद रखा है? कि बींदनी एंड ऑल होती है, तो कहाँ पे बोला जाता है? ये गुजरात और राजस्थान के रीजन में। गुजरात में ही पटोला एक है। पोचमपल्ली आपको पता चल गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा निमोनिक्स करके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। चलो लैंग्वेज देखेंगे कि हमारी कितनी टोटल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। केरला की एनसीईआरटी में भी ये क्या है? मलयालम है। महाराष्ट्र की क्या है? मराठी है। गोवा की क्या है? कोंकणी है। बिहार की क्या है? मैथिली है। देखो मैथिली राज से आप लोगों को बिहार की रहेगी याद। मलयालम से आप लोगों को बेटा याद रहेगा केरला। महाराष्ट्र, मराठा और गोवा कोंकणी। झारखंड की एक बार याद रख लेना कि कुड्डुक होती है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, 3rd 4th 5th की ईवीएस में ही। और सांथल भी होती है, ठीक है। झारखंड की कुड्डुक होती है और सांथल होती है। असम की बोड़ा होती है। देखो एक तो आप लोगों को इसमें दिक्कत आएगी, ये याद रख लेना, असम की क्या होती है? बोड़ा होती है। झारखंड की सांथल और कुडुक होती है। उसके बाद कर्नाटक की कन्नड़ होती है। आंध्र प्रदेश की क्या होती है? तेलुगु होती है। फिर तेलंगाना की पूछे तो क्या होती है? तेलुगु होती है। और जम्मू कश्मीर की क्या होती है? डोंगरी होती है, ठीक है। और सारे याद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तेलंगाना की तेलुगु, कर्नाटका की कन्नड़, उधर से झारखंड की याद रखना एक कुडुक है और एक सांथल है। एक असम की याद रखना क्या है? बोड़ा है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की डोंगरी है। ये 2-3 चीज़ें तो याद करनी है, अदरवाइज और तो आप लोगों की देखना ऑप्शन देखते ही आप लोग बता दोगे, लेकिन ऑप्शन देखते ही आप लोगों को बस ये चीज़ और ध्यान रखने की कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऑप्शंस कंफ्यूज भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
ट्राइब्स के बारे में पढ़ना। देखो चांगपा ट्राइब के बारे में पढ़ा था। चांगपा ट्राइब कहाँ पे रहती है? लद्दाख में रहती है। अपनी बोट को ऊपर लेके जाते हैं, अपने साथ सारा सामान कैरी करके चलते हैं, 2.5 घंटे में इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सब पढ़ाया हुआ है यार थर्ड फोर्थ की ईवीएस में। तो कुछ ट्राइब्स के बारे में भी है ईवीएस के बारे में। ईवीएस में तो हमें वो भी देखना है कि चांगपा और चांपा ट्राइब कहाँ की है? लद्दाख की। अगर आपसे पूछे कि गड्डी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। बखरवाला ये भी आपकी ईवीएस की बुक में है, जम्मू एंड कश्मीर की है। थारू यूके और यूपी में है। खासवर जंसारी और भोटिया, भोटिया ही भाटिया है, भोटिया ही होगा फिर, यूपी यूके यूके। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलती हैं ये ट्राइब। गोंड कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कारवा भी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की और झारखंड की है। और इधर से सहाविया कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। मीना आप लोगों को याद ही रहेगा कि राजस्थान की बहुत बड़ी ट्राइब है मीना जाति। भील कहाँ के हैं? राजस्थान, गुजरात और एमपी के हैं। कुछ याद रहेंगे, कुछ याद कर लेना। सांथल है, सांथल आप लोगों को पता है कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में सांथल लैंग्वेज भी बोली जाती है ना, तो सांथल एक वहाँ पे ट्राइब भी है। एक मुंडा है, ये आपकी झारखंड में है। उसके बाद कौंड है, नागा है, गारको, खासी और जानिता, ये उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। देखो ट्राइब्स होती है कर लेना, नहीं होती मत करना, सीधी सी बात है। 2-3 ट्राइब्स याद रख लेना। क्या कि चांगपा ट्राइब कहाँ पे की है? चांगपा ट्राइब है आप लोगों की लद्दाख की। अगर आपसे पूछे एक ट्राइब और थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो थी आप लोगों की, 1 मिनट दिमाग से स्किप हो गई, भाकरवाला। अगर एक आप लोगों की गोंड याद रख लेना, गोंड कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, एक याद रख लेना मीना कहाँ की है? मीना आप लोगों की राजस्थान की है। एक याद रख लेना ये आप लोगों की जो है ये सांथल कहाँ की है? झारखंड की है। 2-4 याद रख लेना, और बाकी एक बार 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आप लोगों को एमसीक्यू में दिखेगा ना तो आप लोग टिक कर सकते हो। ये है नागा, तो याद ही रहेगा। नागा कहाँ की होगी? नागालैंड की। तो ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? ये सारे ईस्ट इंडिया के क्या है? हिस्से हैं। और ये भी याद रख लेना, जैसे ये आपका मैप है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप लोगों ने वो पुराना पेपर देखा था केरला तमिलनाडु की बात करें, तो इसके साथ साथ स्टेट कौन सी लगती है? ये आपकी ईस्ट इंडिया की स्टेट्स हैं। तो ईस्ट इंडिया में अगर आपसे पूछे कि नागालैंड के साथ कौन कौन से राज्य टच करते हैं, स्टेट्स की बात कर रही हूँ, तो ईस्ट इंडिया से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी आप मैप पे नजरें मारो, ठीक है, कि अगर आप लोगों से पूछे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इधर से गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो कि कौन कौन से राज्य, कितने राज्य वहाँ से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया को तो ध्यान रखना। पूछ लेंगे कि मणिपुर के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं इंडिया के, तो अब ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये तो इकट्ठी दिखती हैं, पता ही नहीं चलेगा, दिमाग से स्किप हो जाएंगी चीज़ें। तो एक बार एक तो ईस्ट इंडिया पे गौर मार लो, और एक बार देख लो, एक बार अपना पूरा मैप देख लो कि कौन कौन सी स्टेट के साथ कौन कौन सी ये हमारी कंट्री, उसके साथ उसके नेबर में कौन कौन से स्टेट किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो एक बार ये थोड़ा सा दिमाग में रखो, क्या पता जो एलडीसी का है उसमें तमिलनाडु आया, साउथ से आया, आप लोगों के में ईस्ट से आ जाए। ठीक है, समझ गए? चलो, ये लेप्चा ट्राइब कहाँ की है? सिक्किम की है। तोड़ा ट्राइब कहाँ की है? तमिलनाडु की है। टी से तमिलनाडु, टी से टोडा। जारवा ट्राइब कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। वॉरली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और ये एक चेरो है, ये मिजोरम से है। ये भी आपकी किस में थी? एनसीईआरटी में थी। कैसे याद रखोगे मिजोरम की चेरो है? याद करो, मिजोरम में एक फार्मिंग होती है, कौन सी फार्मिंग होती है? झूम फार्मिंग होती है। झूम फार्मिंग क्यों करते हैं? जब झूम फार्मिंग किस तरीके से होती है आप लोगों को याद होगा, झूम फार्मिंग के बारे में उसमें क्वेश्चन भी आया है कि जब फसल, एक बार उन्होंने वहाँ पे फसल बोई, फसल को क्या करते हैं वो ऐसे उखाड़ते, फिर उस ज़मीन को वो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब खाली ज़मीन है तो खाली ज़मीन पे कुछ तो उगेगा, कीकर पीकर कुछ तो उगेगा, फिर क्या करते हैं उसे निकालते नहीं है, उसे वो वहीं पे जला देते हैं। और अब जो उसके नीचे के बच गए ज़मीन में, जैसे ये है, तो इसको ये हल्की हल्की सी थोड़ी सी सॉइल को लूज करते हैं, मतलब ऐसे पूरे जोतते नहीं है,
समझ गए? इसी को क्या कहते हैं, झूम फार्मिंग कहते हैं। जो यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स है ना, उसको भी क्या करते हैं, ऐसे निकालते नहीं है, काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या मानना है कि ये भी खाद बन जाते हैं। सब ठीक है, समझ गए? ये सब मैंने आपको झूम फार्मिंग में पढ़ाया था। चलो, मैटर और उसकी स्टेट्स के बारे में देख लो। मैटर क्या होता है? मैटर, आप लोगों से कोई भी पूछे कि कोई भी चीज इस वर्ल्ड में, कोई भी चीज, अदरवाइज ये वो पेन हो, कोई सुई हो, जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो सब क्या होंगी, मैटर होगा। एयर इज ऑल्सो मैटर। हाउ? क्योंकि एयर आप लोगों की ऑक्यूपाई तो कर रही है ना, ठीक है, हमें नहीं दिखाई दे रही, तो एयर इज ऑल्सो मैटर। ठीक है, स्टेट्स की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। सॉलिड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी, जैसे ये सॉलिड है, जैसे मेरा फोन है, मेरा फोन क्या है, सॉलिड है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही टाइटली पैक है, मतलब कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये चीज कोई भी चीज़ है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल भी उनके बीच में स्पेस नहीं होता। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है, थोड़ा, अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों को सॉलिड में चल सकते हो, नहीं चल सकते ना सॉलिड में। क्या बर्फ के बीच में चल सकते हो? बर्फ के ऊपर चल सकते हो, बर्फ के बीच में नहीं चल सकते। क्या लिक्विड के बीच में चल सकते हो? हाँ, बिल्कुल चल सकते हो। हम परेशानी होगी तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना थोड़ी दूरी दूरी पे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं गैस की बात की, गैस, हवा, हवा में आप लोग आराम से चल पाते हो ना, क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत दूरी पे होते हैं, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा है, लिक्विड के केस में थोड़ा कम है और गैस के केस में तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, चलो, अब आपसे पूछेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल और एलॉय क्या होता है। एलॉय देखो आपके एक बुक में दे रखा है कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बना है, कॉपर से मिलके बना है और टिन से मिलके बना है। बहुत बार करवाया है भाई क्लास में। ठीक है, मेटल, मेटल कौन से होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो शाइनी होती हैं, लस्टरस होते हैं। अगर आपसे पूछे वर्ड लस्टरस, लस्टरस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर चमक हो। आपसे पूछे सोनोरस, सोनोरस का वर्ड का मतलब क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस करे। तो मेटल, अब जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, जैसे आयरन की रोड हो गई, आप उस पर बजाते हो तो टन से आवाज आती है ना, तो ये जो टन वाली आवाज है ना, लस्टरस साउंड, तो ये मेटल्स देते हैं। नॉन मेटल्स ऐसा कुछ नहीं देते हैं। लकड़ी है, लकड़ी को जाके बजाओगे क्या टन की आवाज आएगी? नहीं आएगी। और क्या बात रखोगे, एक मेटल ना एक्सेप्शन है। मेटल वैसे तो सारे सॉलिड स्टेट में, अगर मैं आयरन की बात करूँ तो वो भी सॉलिड स्टेट में है, अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो वो भी सॉलिड स्टेट में, गोल्ड की बात करूँ तो वो भी सॉलिड स्टेट में है। एक याद रखोगे कि एक मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg, ये आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो लस्टरस नहीं होते, जो सोनोरस नहीं होते, जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल आपकी गैस भी हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और नॉन मेटल में क्या है, एक एक्सेप्शन भी है कि ग्रेफाइट, एक मिनट, देखो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो नॉन मेटल के अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, मेटल, अगर आपसे पूछेंगे मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्सेप्शन क्यों है, जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अदरवाइज जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, एक और एक्सेप्शन है नॉन मेटल में कि डायमंड, डायमंड मेटल नहीं है बट डायमंड इज सो मच लस्टरस, लस्टरस नहीं सॉरी शाइनी है, लस्टरस, हाँ शाइनी, ठीक है, लस्टरस है क्योंकि वो बहुत शाइनी है। ठीक है, डायमंड क्या है, बहुत शाइनी होता है ना, तो एक नॉन मेटल का एक डायमंड एक्सेप्शन और एक ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। मेटल में आपका एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी एक्सेप्शन है। समझ गए, मेटल और नॉन मेटल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अब चलते हैं फाइबर्स की तरफ। फाइबर्स में
फाइबर्स बेसिकली क्या है, जिनसे आप कपड़ा बनाते हो। ये आपके नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और ये आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स को ही क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर्स को ही क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। नेचुरल फाइबर का मतलब क्या है, नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो आपके मैन मेड बनाते हैं, फिर सिंथेटिक फाइबर बोले जाते हैं। जो नेचुरल या तो वो प्लांट से मिलेंगे या फिर वो एनिमल से मिलेंगे, राइट। जो प्लांट से मिलने वाले हैं, देखो एक तो है कॉटन, एक है जूट, एक है फ्लैंक्स, एक है हेम्प और एक है कॉयर। कॉटन और जूट आप लोगों को पता है, याद रखना ना, फ्लैक्स हेम्प और कॉयर, फ्लैक्स हेम्प और कॉयर, फ्लैक्स हेम्प और कॉयर प्लांट के फाइबर है। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, फाइबर वाला भी मैंने आप लोगों को बताया था। छठी, सातवीं और आठवीं में पे यकीन नहीं हो, मेरे पे डाउट हो तो जाके छठी, सातवीं, आठवीं की बुक चेक कर लेना। एनिमल फाइबर में आपको क्या हो जाएंगे, वूल और सिल्क हो जाएंगे। और सिंथेटिक फाइबर, एनालिटिकल फाइबर में क्या हो जाएगा, एक नाइलॉन हो जाएगा, रेयोन हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा और डेक्रोन हो जाएगा। नाइलॉन, रेयोन, एक्रेलिक और डेक्रोन। अभी पढ़ोगे कि नाइलॉन कैसे बनता है, रेयोन कैसे बनता है, एक्रेलिक कैसे बनता है और डेक्रोन कैसे बनता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज दी वेरी गुड सॉइल फॉर द कॉटन, ठीक है। कौन सी सॉइल सबसे अच्छी है कॉटन को उगाने के लिए, ब्लैक सॉइल। तो कॉटन मिलती कैसे आप लोगों के लिए से, तो कॉटन जो आप लोगों की है वो होते हैं ना, उगाते हैं कपास, तो ठीक है। अब कॉटन को मतलब कॉटन से कपड़े बनते हैं। कॉटन को जो कॉटन आप तक आती है तो उसके अंदर प्रोसेस क्या है, उसको लेने की तो वो पढ़ोगे। सबसे पहले होता है गिनिंग, ठीक है। ये गिनिंग क्या होता है, गिनिंग का मतलब है सीड है, सीड का मतलब बीज है, बीज के अंदर वो जो फाइबर है उसको अलग करना। तो गिनिंग का मतलब क्या है, सीड में से फाइबर को क्या करना, सेपरेट करना, ठीक है। फाइबर को सेपरेट करना सीड में से, दैट इज नोन एज गिनिंग। गिनिंग के जो ये फाइबर है ना, इसी को बोलते हैं लिंट। अगर आपसे पूछे कि लिंट क्या होता है, तो लिंट का मतलब है वो जो रॉ फाइबर है ना, जो सीड से अलग किया गया है विद दी और इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। उसके बाद आता है कार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा गिनिंग, गिनिंग के बाद आएगा कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब है ये जो फाइबर आ गया, जो आपको लिंट मिला है, उसको क्लीन करना, ठीक है। इसके बाद आएगा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब बेसिकली आपने उसे क्लीन कर लिया, उसको थोड़ा सा ड्राइंग का बेसिकली मतलब है फ्लफिंग करना, ठीक है, उसको निकालना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। उसके बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, काटना। मतलब जो आपको ये लिंट मिला है उसको क्लीन कर लिया, उसको आपने फ्लफिंग कर ली उसकी, अब उसका स्पिनिंग, उसको हमें फाइबर बनाना है बेसिकली। तो ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। यार्न का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि तैयार करना, जिससे आपका फैब्रिक बन जाए। तो स्पिनिंग के बाद उसका क्या होता है, वेविंग शुरू हो जाती है, मतलब फैब्रिक बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, गिनिंग है, उसके बाद कार्डिंग है, उसके बाद क्या है, ड्राइंग है, उसके बाद क्या है, स्पिनिंग है, और उसके बाद वेविंग है। सबसे पहले क्या करोगे, सीड में से फाइबर को निकालोगे, उसको क्या करोगे, साफ करोगे, उसको थोड़ा सा फ्लफ करोगे, ठीक है। फिर उसको स्पिनिंग, उसको काटना शुरू करोगे, और फिर वेविंग, फिर उसको सिलना शुरू कर दोगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चले आगे, चलो। उसके बाद जूट। जूट अगर आपसे पूछे तो कहाँ से मिलता है, जूट का पौधा होता है, उसकी स्टेम से आपको क्या मिलता है, जूट मिलता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ध्यान रखना। जूट कहाँ से मिलता है, जूट जो स्टेम होता है ना जूट का प्लांट का, उससे मिलता है, ध्यान रखना। जूट किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है। और जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्योंकि उसके कलर की वजह से। उसके बाद क्या आता है, रेहा। रेहा का मतलब क्या है, रेहा भी आप लोगों के ऊपर बताया था ना कि फ्लैक्स है, हेम्प है और रेहा है। तो रेहा भी क्या है, ये आपके पैराशूट बनाने और जो वो बोट के ऊपर वो नहीं होता एक बहुत बड़ा कपड़ा सा, तो जो सेल्स होते हैं उसमें बनाने के काम आता है रेहा, ठीक है। प्लांट फाइबर है ये भी। उसके बाद कॉयर, COIR, कॉयर। कॉयर किससे मिलता है, कॉयर कैसे याद रखोगे, CO से कॉयर हो रहा है शुरू, और ये दूसरा क्या होता है, कोकोनट। तो कोकोनट का जो ऊपर का छिलका होता है ना, ये बेसिकली वहां से मिलता है, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ। तो उस फाइबर को क्या बोलते हैं, कॉयर बोलते हैं। फ्लैंक्स किससे मिलता है, लिंसी के प्लांट से मिलता है। फ्लैक्स इज अ टाइप ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर, और किससे मिलता है,
ये आपके लिंसी प्लांट से मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। चलिए बढ़े आगे। चलो, सिंथेटिक फाइबर मैंने अभी बताया वो कौन से होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रेलिक है। कौन कौन से हैं, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रेलिक है। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। जो रेयॉन होता है वो वुड पल्प से मिलता है। अब आप कहोगे कि आपने तो अभी कहा था कि मैन मेड है। अब रेयॉन याद रखने ना कि होता तो बेसिकली इसमें नेचर का यूज है। वुड पल्प मतलब वुड के अंदर का जो सेल्यूलोज होता है ना, बेसिकली ये उससे बनाया जाता है। क्या, रेयॉन। क्या ये ऐसे ही नेचुरली फाइबर फॉर्म में है? नहीं है ना। जैसे आप लोगों का कॉटन की बात करूं, वो एक फाइबर फॉर्म में है, लेकिन रेयॉन नहीं है, तो उसको केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं फिर रेयॉन बनता है। ठीक है, कि अभी आप लोग आगे एग्जांपल्स जैसे, तो रेयॉन किससे मिलके बना आप लोगों का, सेल्यूलोज से मिलके बना है। नायलॉन, नायलॉन किससे मिलके बना है, पेट्रोलियम, बेसिकली कोल वोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो आपने पढ़ा था ऊपर पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है। एलपीजी होता है आपकी, ये हो गया कोल तार हो गया, डीजल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये सब आपके पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। तो ये जो नायलॉन है ये इसी से मिलके बनता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है नायलॉन, पैराशूट्स में और टायर बनाने में। उसके बाद पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का कपड़ा कैसे होता है, जैसे आप लोग पहनते भी हो पॉलिएस्टर, जो मतलब सलवटें नहीं आती, कुछ इस तरीके से ही होता है। तो किससे बनता है पॉलिएस्टर, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग बच्चे ध्यान से देखो तो ये क्या है, पॉली प्लस एस्टर। तो बहुत सारे ईस्टर्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुत, पॉली का मतलब बहुत सारे और ईस्टर, तो बेसिकली ईस्टर जैसे बनाया जाता है। और ड्रेस में या फिर सूट इसकी वजह से, इसकी हेल्प से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्रेलिक, एक्रेलिक एक फाइबर है। एक्रेलिक कैसा होता है, गर्म होता है। जैसे ऊन मिलती है ना आप लोगों को भेड़ों से, इन सब से, बहुत सस्ता होता है और अगर गर्म है तो शॉल्स में, स्वेटर्स बनाने में काम आता है। क्या, एक्रेलिक। बनता किससे है, एक ना केमिकल होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। इतना पूछेंगे नहीं, फिर भी चलो ठीक है, पढ़ रहे हो कि कौन कौन किससे मिलता है तो पढ़ लो। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ये क्या है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। जो साइंस स्ट्रीम से ना तो समझ में आ रहा होगा, जो कॉमर्स है उन्हें नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। ये एक तरीके का पॉलिएस्टर नहीं, पॉलीमर है, सॉरी। एक तरीके का क्या है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पॉलीमर है, ये इसमें यूज होता है। नहीं समझ में आ रहा ना तो बस याद कर लो कि जो मैं बोल रही हूँ कि कौन कौन किससे मिलके बन रहा है। चलो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए कौन कौन से हैं आप लोगों के, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रेलिक है। अगर आपसे पूछे कि रेयॉन किससे मिलके बनता है तो वुड पल्प, बेसिकली सेल्यूलोज जो वुड का होता है उससे। अगर आपसे कोई पूछेगा नायलॉन किससे मिलके बनता है तो नायलॉन के लिए क्या बोलोगे, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से ही बनता है। पॉलिएस्टर बहुत सारे ईस्टर्स को मिला के बनता है। और एक्रेलिक किससे मिलके बनता है, जो आपका ये जो मैंने अभी नाम बताया, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। एक्रेलिक इसमें यूज हो गया वार्म शॉल्स बनाने में, पॉलिएस्टर ड्रेसेस और सूट्स को बनाने में, नायलॉन पैराशूट्स वगैरह को बनाने में। और नायलॉन, नायलॉन के नायलॉन ड्रेस नहीं होती, देखी नहीं है, बहुत ही पसीना नहीं सोखती, बेसिकली वो ऐसी ड्रेस होती है नायलॉन के कपड़े। और रेयॉन, रेयॉन किस तरीके से होता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है रेयॉन। ठीक है, जो आपके शरीर को अच्छा लगता है रेयॉन, बेसिकली। बढ़े आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। देखो अब आपसे ना कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पैराशूट किसके बने होते हैं, तो पैराशूट इज मेड अप बाय नायलॉन।
ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि जो स्वेटर्स वगैरह वूल वगैरह होती है सिंथेटिक फाइबर में किससे बनी होती है, तो आप लोग वूल तो नहीं, मतलब शॉल्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, तो क्या बोलोगे, अक्रैलिक बोलोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे साड़ीज हो गए या फिर बेडशीट्स हो गए, ये किससे बने होते हैं मिलके, ये आपके रेयॉन, रेयॉन की ड्रेसेस बता तो रही हूँ मैं अभी, साड़ी हो गई, ठीक है आपकी, और आपके क्या हो गए, ये आपकी बेड शीट्स वगैरह हो गई, तो ये रेयॉन से होती हैं, रेयॉन के होते हैं ये, समझ गए। देखो ये आपकी ना एनसीईआरटी ईवीएस में था कि एक भीम सिंह पंचायत, भीम सिंह नहीं, भीम संघ पंचायत थी जो होलगुंडी कर्नाटका में हुई थी। बेसिकली यहाँ की स्टोरी क्या आती है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये जो कर्नाटका में होलगुंडी एक जगह है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, तो पानी की किल्लत की वजह से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो फिर वहाँ पे एक पंचायत बिठाई गई और पूछा गया, और तो ये पंचायत इसलिए फेमस है क्योंकि इस पंचायत में चिल्ड्रन भी शामिल हुए थे, जहाँ पे मतलब चिल्ड्रन के व्यूज़ को भी हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्व देना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे इस पंचायत के हिसाब उससे कि चिल्ड्रन के व्यूज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो क्यों, क्योंकि जो ये पानी की प्रॉब्लम थी इससे निजात बच्चों ने ही दिलवाया था, समझ गए। यहाँ तक बढ़े आगे, चलो क्रॉप्स के बारे में देखो, क्रॉप के बारे में छठी क्लास में भी है, 7वीं क्लास में भी और 8वीं क्लास में भी, और मैंने छठी और 7वीं वाली तो आप लोगों की मैंने ना प्लेलिस्ट में भी करवाया है, आप चाहो तो वहाँ पे से जाके भी देख सकते हो, प्लांट वाला टॉपिक है उसके अंदर है ये क्रॉप वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो, एक रबी क्रॉप होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है और एक जायद क्रॉप होती है, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, आज हम फिर से पढ़ेंगे इसे। रबी, रबी को कैसे याद करेंगे, विंटर, विंटर किससे ख़त्म हुई, र से ख़त्म हुई, तो र से ख़त्म हुई तो वहीं से रबी शुरू हो गई। और जायद तो याद ही रहेगा कि समर में रहती हैं, और खरीफ आपकी रेनी सीजन में है। एक याद रख लो, रबी, रबी याद हो गई ना, किस में होती हैं, सर्दियों में होती हैं, तो खरीफ किस में होगी, खरीफ आप लोगों की बारिश के टाइम पे होगी। तो अगर ये सर्दियों के टाइम पे है तो इन्हें कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इन्हें बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। जैसे आप लोगों के क्या हो गया, वीट हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, ये खरीफ आता है, खरीफ रेनी सीजन की बेसिकली क्रॉप है, कब बोई जाती है, जून में बोई जाती है, कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसको कट किया जाता है। तो जैसे इसमें किसके एग्जांपल ले लूँ, पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है, राइस, ठीक है, कब बोई जाती है, जून जुलाई के टाइम पे इसे बोआ जाता है, अक्टूबर, देखो मार्च अप्रैल में उसको काट लिया गया, इसको जून में बोया गया, तो अप्रैल मई और जून बीच में 3 महीने का टाइम बच गया, तो 3 महीने में कोई क्रॉप तो उगती होगी, और उस क्रॉप का नाम होता है जायद क्रॉप। अप्रैल में बोआ जाता है और जून में उसे काटा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे रबी क्रॉप, रबी क्रॉप मतलब सर्दियों की क्रॉप, सर्दियों की क्रॉप मतलब सर्दियों में उगाई जा रही है बेसिकली वो, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे उगाएंगे और अब मार्च अप्रैल के टाइम पे उसे काट लेंगे। कुछ एग्जांपल्स याद कर, एग्जांपल्स ही इसकी बहुत मेन है, बार बार कह रही हूँ। देखो रबी, खरीफ और जायद के लिए मैंने निमोनिक्स याद करवाए हैं, करें मैं बता रही हूँ। तो इसके लिए एग्जांपल्स क्या हो गए, वीट, बार्ले, चिकपी, ग्राम, ओट्स, लिनसीड और मस्टर्ड। वीट, बार्ले, चिकपी, ग्राम, ओट्स, लिनसीड और मस्टर्ड। रेड एंड WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स अगर आप लोगों के शरीर में कम है तो मस्टर्ड का जूस पियो। तो ये एक तरीके की क्या हो गई, ट्रिक हो गई। रेड का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, रबी है, WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। W क्या मतलब क्या हो गया, वीट। B का मतलब क्या हो गया, बार्ले। C का मतलब क्या हो गया आप लोगों का, चिकपी। चिकपी का मतलब क्या होता है, चना। लो है, लो L से क्या हो गया आप लोगों का लिनसीड। ओ से क्या हो गया, ओट्स। और लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। मस्टर्ड, मस्टर्ड तो मस्टर्ड ही है, मतलब बेसिकली सरसों। सरसों उगती है ना इस टाइम पे, येलो येलो खेत रहते हैं, मस्टर्ड तो याद ही रहेगी। रेड याद नहीं रखना, तो WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। सिंपल। यहाँ पे रेड बेसिकली रबी के बारे में बता रहा है। WBC लो है तो W से आपका वीट, B से बार्ले, C से चिकपी, L से लिनसीड, O से ओट्स, मस्टर्ड से मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो बारिशों के टाइम पे उगाई जाती है बेसिकली। राइस हो गए, चावल हो गए। एक यहाँ पे अनियन भी लिख लेना, अनियन नहीं लिखा, अनियन तो आपकी बुक में भी है ईवीएस की। अनियन हो गया, ठीक है। मेज हो गया, मिलेट्स हो गए। मिलेट्स का मतलब एक तरीके से जैसे ये ज्वार, बाजरा, ये सब है।
रागी, मिलेट्स में क्या क्या आ जाएगा, ये ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं सोरगम, बाजरा को बोलते हैं पर्ल मिलेट, और रागी को बोलते हैं फिंगर मिलेट। ठीक है, ज्वार को क्या बोलते हैं, सोरगम, बाजरा को क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट, और रागी को क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, उसके बाद अरहर, सोयाबीन और ग्राउंडनट और कॉटन भी उगाई जाती है, ध्यान रखना। और कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी है कॉटन के लिए। कॉटन की पूरी मेथड पढ़े ना, कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो खरीफ क्रॉप है कॉटन, अच्छी कौन सी है, ब्लैक सॉइल है। अब इसके लिए कैसे याद रखोगे, सी मैसेज राम, सी मैसेज राम, मतलब सी का मतलब देखने वाला सी, मैसेज देखो राम, मैसेज देखो सी राम, मैसेज देखो राम, सी मैसेज राम, समझ गए। तो सी से क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी से आप लोगों का हो जाएगा कॉटन, एम से क्या हो जाएगा आपके मिलेट्स या मेज, आगे भी है एक एम, तो एम से मिलेट्स, मिलेट्स में आप लेके आप बस हिंदी में याद रख लो बेशक ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे जी आ गया, जी से आप लोगों ने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि, एक मिनट में यहाँ पे घिचपिच हो गई, इसे हटा दो। देखो, सी से पता चल गया क्या है आप लोगों का कॉटन, एम से क्या पता चल गया आप लोगों को, एम से आपका मेज, एस से क्या हो गया सोयाबीन हो गई, जी से क्या हो गया आपकी ग्राउंड नट हो गई, मूंगफलियां हो गई, आर से क्या हो गया आपका, आर से आपकी बेसिकली रागी, ये मिलेट्स के अंदर ही बता दिया। ए से आप लोगों को ध्यान रखना अरहर, और एम से क्या हो गया, ये आपके मिलेट्स हो गए। सी से कॉटन, एम से मेज, एस से सोयाबीन, जी से ग्राउंडनट, आर से राइस, राइस बोले या पैडी बोले एक ही बात है। ए से अरहर, एम से क्या हो गया मिलेट्स, मिलेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, बाजरा, ज्वार और रागी। और क्या याद रखोगे, ऑनियन भी याद रखोगे कि ऑनियन भी आप लोगों की बोई जाती है। रबी के लिए क्या याद रखोगे, WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, इसके लिए सी मैसेज राम, राम मैसेज देखो। और जायद की तो समर के, इसके लिए ना कोई ट्रिक नहीं है। खीरा कब खाते हो, गर्मियों में ना, खरबूजा, तरबूज, बिटर गार्ड, बेसिकली करेला, पंपकिन, कद्दू, ये सब कब आता है, ये सब आपके जून जुलाई के टाइम पे ही आते हैं, जब एकदम अच्छी खासी गर्मी होती है। ठीक है, बड़े आगे याद हो जाएंगी क्रॉप्स। अब देखो क्रॉप की क्लासिफिकेशन भी है, फूड क्रॉप, फूड क्रॉप बेसिकली कौन सी है, जो आप लोग खाते हो, जैसे चावल खाते हो, मक्के खाते हो, खाने वाली। बेसिकली क्रॉप तो सारे खाने वाली होते हैं जो डेली बेसिस पे खाते हैं। ठीक है, फॉडर क्रॉप्स होती हैं, फूडर क्रॉप्स क्या होती है, जिनको आप लाइव स्टॉक, जिनको इकट्ठा करके रखते हो, स्टॉक बना के रखते हो। फाइबर क्रॉप कौन सी होती है, जिनसे आपको कपड़ा मिलता है। ठीक है, ऑयल क्रॉप कौन सी होती है, जिनसे आपको ऑयल मिलता है, जैसे ग्राउंडनट हो गया या फिर सनफ्लावर ऑयल हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को ऑयल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या हो गई, ऑर्नामेंटल क्रॉप हो गई, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट से क्या पता चल रहा है, सजाना टाइप, ऐसे ज्वेल वगैरह आते हैं ना दिमाग में, तो ऑर्नामेंटल क्रॉप होती है बेसिकली फूलों की खेती। ठीक है, लैंडस्केप गार्डनिंग में इसको यूज किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से, ये एक तो क्रोटन फ्लावर याद रखना, और एक है बोगनवेलिया, बोगनवेलिया ही है, BOUGAIN वेलिया। ठीक है, एक है फूड क्रॉप जो डेली बेसिस पे हम लोग खा रहे हैं, और उसके बाद फूडर क्रॉप जिनको स्टॉक बना के रखते हैं। उसके बाद आप लोगों की ऑयल क्रॉप हो जाएगी, जिनसे आप लोगों को तेल मिलता है, बेसिकली सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, फाइबर क्रॉप हो जाएगी, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, रेहा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की कौन सी आ जाएगी, ये ऑर्नामेंटल क्रॉप, जो बेसिकली सजाने के काम, जैसे गार्डनिंग, बहुत हाई स्केल पे गार्डनिंग होती है ना लैंडस्केप वाले रीजन्स पे। चलो क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस देखो,
बेसिकली क्या क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन, ये आप लोगों को मैंने वो जो बहुत अच्छे से करवा रखा है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखोगे 6ठी 7वीं वाली, तो उसमें मैंने प्लांट के टॉपिक में ना बहुत अच्छे से करवाया हुआ है ये। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल प्रिपेयर करते हैं। अगर हम हमें क्रॉप उगानी है तो हम कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे, हम यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करते हैं, मतलब बेसिकली सॉइल को क्या करते हैं, हम लूज करते हैं, ठीक है, लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है। ओके, लूजनिंग ऑफ सॉइल किस तरीके से होंगी, आप विद द हेल्प ऑफ प्लो उसको कर सकते हो, एंड सो मैनी तरीके। सोइंग ऑफ सीड्स होते हैं, मतलब उसके बाद आपने सॉइल को क्या कर दिया बच्चे, लूज कर दिया, उसके बाद सोइंग, आप उसको बीज उसके अंदर डालते हो ना, तो उसके लिए कौन कौन से, या तो हाथ से करते हो, मशीन के लिए एक डिबलिंग वर्ड यूज होता है, तो याद रखना डिबलिंग, ठीक है। सीड को बोने का काम शुरू होता है। अब आपने उसे बो दिया, उसके बाद क्या करोगे, इरिगेशन, सिंचाई करोगे, पानी दोगे, तो किससे करते हो, या तो कुएं होते हैं, कैनाल्स होते हैं, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम है आप लोगों का। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ऐसे पार्कों में भी देखा ना कि पानी को स्प्रिंकल करता है, छिड़काव करता है, बेसिकली वो है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, वीडिंग एंड डिगिंग करते हो। वीडिंग का मतलब क्या है कि जो आपके खेत में अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उसको हटाते हो। तो कैसे हटाओगे, विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड्स एंड सो मैनी थिंग्स। तो इसके लिए आप लोग अभी मिक्स क्रॉपिंग, इसे भी छोड़ो, मैं इसे भी नीचे पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपने वीडिंग कर दी, अनवांटेड प्लांट्स हटा दिए, डिगिंग थोड़ी थोड़ी सी खुदाई कर दी, उसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, काट लेते हो उसे और फिर उसको स्टोर कर देते हो। दिस इज द पूरा मेथड, ठीक है, मतलब ये पूरी प्रोसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आप लोगों का क्रॉप से रिलेटेड बात हो रही है, तो एक हमारी कौन थी, जॉर्ज मार्शल थे, इन्होंने वेलक्रो के बारे में बात करा था। बेसिकली वेलक्रो एक पौधा है जो आपके कपड़ों के साथ चिपक जाता है, तो इसी के रेफरेंस से, इसी को यूज़ करके इन्होंने क्या बनाया, वो जो चेपी से नहीं होती, जो बक्कल से होते हैं, जो छोटे बच्चों के शूज़ में भी होते हैं, इवन बैग्स वगैरह में भी होती है, चेपी जो चिपक जाती है, वेलक्रो उस तरीके से ही कि चिपक जाता है वो, ठीक है। हमारे ग्रियोजर मेंडल है, इन्होंने क्या करा था, रिसर्च करी थी पीस के ऊपर। ये सब आपका ईवीएस में करवा रखा है 3rd 4th वाली में। अगर किसी ने नहीं देख रखी तो आप वहाँ से जाके देखो, करो, मेहनत करो, 15 को पेपर है। उसके बाद अगर आपसे पूछें कि चिली कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई है, ये तो अभी आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिला है। अगर उसके बाद आपसे पूछे कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, जून जुलाई में मनाया जाता है। किसने कहा था ये वन महोत्सव मनाने के लिए, तो यूनियन मिनिस्टर हैं कुलपति कन्हैया लाल, इनकी वजह से वन महोत्सव मनाया जाता है, कब, जून जुलाई में। अगर हमसे पूछे कि फार्मर के फ्रेंड को किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, अर्थवॉर्म को। फार्मर का फ्रेंड कौन है, तो आप बोलोगे क्या है, अर्थवॉर्म। बेसिकली ये क्या करता है, वर्मी कंपोस्टिंग कर देता है, मतलब वॉर्म है, नीचे जाएगा और थोड़ा थोड़ा सॉइल को लूज कर देगा, तो इससे सॉइल को प्रॉपरली जैसे अगर मैं बोलूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से उन्हें मिल पाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो याद रखना स्वामीनाथन है। और व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, हरित क्रांति। ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी इंडिया में बहुत सारी हैं, तो इसके फादर किसको माना जाता है, स्वामीनाथन को माना जाता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली बिलोंग करते हैं डेयरी से, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इनके जो फादर हैं वर्गीज कुरेन, ठीक है, वर्गीज कुरेन, ध्यान रखना, वर्गीज कुरेन। व्हाइट रेवोल्यूशन का रिलेट किससे है, डेयरी प्रोडक्ट से ये रिलेट करता है, ठीक है। एक टर्म होती है बेटा थ्रेशिंग और एक होती है विनोइंग। अब थ्रेशिंग और विनोइंग समझो क्या होता है। थ्रेशिंग और विनोइंग, आपके घर में आपने मम्मियों को देखा है ना, ऐसे ऐसे वो साफ करती हैं, गेहूं हो गई, पीछे से इधर से पंखा चलाती हैं, उसे क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। मतलब वो जो हस्क होता है ना चावलों के या फिर किसी के भी अंदर, उसको रिमूव करना, हस्क को ग्रेन में से रिमूव करना, उसको कहते हैं विनोइंग। और थ्रेशिंग क्या क्या होता है, सेपरेट ग्रेन को, मतलब ग्रेन को उनसे भी तो अलग करना है, ऐसे पटक पटक के उनके बीजों को निकालना। बेसिकली अगर मैं ग्रेन की बात, शेफ की बात करूँ, तो आपके वो जो गेहूं है, गेहूं किस में आते हैं, वो जो गोल गोल से में होता है, वो जो नहीं है, जो हाँ जो ही तो होते हैं वो, उसके अंदर से निकलते हैं ना। तो सेपरेट ग्रेन फ्रॉम शेफ, ग्रेन को शेफ से अलग करना, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। फिर ग्रेन में से हस्क को निकालना, उसे कहते हैं विनोइंग। समझ गए, ग्रेन विनोइंग और थ्रेशिंग का मतलब। देखो
ये क्रॉपिंग किस तरीके टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग है, कैसे कैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग करी जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है और क्रॉप रोटेशन किया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्यों की जाती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है एक ही खेत में अलग अलग तरीके की फसलें उगाना। तो बेसिकली ये क्यों होता है कि सपोज करो कि आपके वहाँ पे ना किसी क्रॉप को इंसेक्ट्स लग गए, तो एक ही तरीके की क्रॉप अगर होगी तो सारी क्रॉप खराब हो जाएगी, लेकिन मिक्सड होंगी तो कुछ क्रॉप बच जाएगी, बहुत हैवी नुकसान नहीं होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक सीजन में कोई क्रॉप उगाई, दूसरे सीजन में कोई क्रॉप उगाई, मतलब अलग अलग करके अलग अलग एक ही मिट्टी पे अलग अलग तरीके की। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप की जो सॉइल फर्टिलिटी है ना वो भी मेंटेन रहती है। जैसे कोई क्रॉप है उसके अंदर किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दूसरी क्रॉप है उसके अंदर किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसके बाद क्रॉप रोटेशन। ये हमारा एक खेत है तो इतनी रो में हमने कुछ लगा दिया, इतनी रो में हमने कुछ लगा दिया, इतनी रो में हमने कुछ लगा दिया, ठीक है। तो ये क्रॉप रोटेशन क्यों करी जाती है? क्रॉप रोटेशन बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स से बचाने के लिए, या फिर इंसेक्टिसाइड्स का अगर पेस्ट वगैरह का खतरा होता है तो उससे बचाने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाता है। समझ गए? देखो एक ना क्वेश्चन आता था कि ना लूज करते हैं सॉइल, किससे? वो जो प्लो होता है ना, फावड़ा सा होता है, उसको महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? उस टूल को उसको बोला जाता है कुंटी। कुंटी, समझ गए? जो हमारे यहाँ प्लो बोलते हैं वो महाराष्ट्र में से कुंटी बोलते हैं। समझ गए? अब वूल के देखो सोर्स क्या क्या है। वो जो वूल थी, ऊन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, नहीं प्लांट से नहीं मिलती, एनिमल्स से मिलती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो किस किस से मिलती है? जैसे शीप हो गया, याक हो गई, अंगोरा गोट हो गई। ये याक वगैरह कहाँ पे होंगे? लद्दाख में होंगे, ठीक है। ये कैमल से भी मिलती है। एक अल्पाका एक एनिमल है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। क्या? अल्पाका। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। शीप हो गई, याक हो गए, अंगोरा गोट हो गई। हम कह सकते हैं यार ये गोट भी ऊपर लद्दाख वाला रीजन ही हो गया। कैमल हो गई, और अल्पाका मतलब साउथ अमेरिका वाला रीजन हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। और वूल के प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे मिलती हैं? तो सबसे पहले शेयरिंग, वो उसके ऊपर की लेयर उतारते हैं, गोट वगैरह के ऊपर की लेयर उतारेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, उसके क्या कहते हैं? स्कोरिंग। फिर उसे सोर्टिंग करेंगे, मतलब बेसिकली इकट्ठा करेंगे फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। शेयरिंग का मतलब लेयर उतारना, क्लीनिंग का मतलब क्या है? स्कोरिंग, और उसके बाद सोर्टिंग करेंगे। समझ गए? उसके बाद देखो सिल्क किससे मिलता है? सिल्क का फाइबर जो होता है बेसिकली ये एनिमल फाइबर की बात करी जा रही है। एनिमल फाइबर ना मैंने ऊपर आपको बताया नहीं था, प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ लिया था, मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लिया था, हमने सिल्क फाइबर नहीं पढ़ा था। तो सिल्क फाइबर किससे मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म्स क्या होते हैं? कैटरपिलर होते हैं। किसके? मॉथ के। तो ध्यान रखना, सिल्क पिलर्स आर कैटरपिलर्स ऑफ मोथ। और किससे मिलके बना है सिल्क फाइबर? इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड रियल सिल्क इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, ठीक है। वूल किससे मिली है? वूल आपने सारे पढ़ लिए, वूल के मेथड भी पढ़ लिए, कॉटन की भी मेथड पढ़ ली, मतलब कॉटन की क्या क्या प्रोसेस होती है, वूल की क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब काटना। स्कोरिंग का मतलब धोना। फिर सोर्टिंग, बेसिकली से फाइबर बनाना, वहाँ से उसको इकट्ठा करना एंड ऑल। उसके बाद जो काम होता है उसे कुछ मैन मेड मतलब कंपनीज में जाके उन्हें बनाया जाता है, कुछ हाथों से बनाया जाता है। फिर सिल्क फाइबर, अगर हमसे पूछे कि सिल्क फाइबर किससे बनता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और सिल्क वॉर्म से हमें ये सिल्क फाइबर मिलता है। समझ गए? तो देखो मेरी तरफ से यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है कि थिंग्स वी मेक एंड डू, कि हमने सारी पेंटिंग्स पढ़ ली, हमने सारी लैंग्वेज पढ़ ली, हमने ट्राइब्स पढ़ लिए, हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, हमने मैटर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने और भी जो एक्स्ट्रा 2-4 चीज़ें थी, 3rd 4th ईवीएस की, 5th की क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, प्लांटेशन फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। मतलब हमने जितना मैं आप लोगों को करवा सकती थी ना बच्चे, मैंने ना करवा दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड होप you like the video, and if you like it please share with your friends, with your family, and चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अपनी इससे अलग ईवीएस में, जिसमें हम फूड या फिर प्लांट कोई ना कोई टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इसे वाइंड अप करते हैं ताकि आप लोगों की रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए, होप है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।